दिन भर तारीख 29 अप्रैल दिन शुक्रवार में हूं मोहनलाल शर्मा। पंजाब के पटियाला में 2 गुटों में संघर्ष, विपक्ष ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को तो ना कह दिया, लेकिन उनकी नजर में कौन है बेस्ट अध्यक्ष? कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आपकी पहली पसंद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी? सोनिया गांधी। और विवेचना में सुनिए, जब हिटलर के करीबी गोबल्स दंपत्ति ने अपने 6 बच्चों को मारकर की थी आत्महत्या। किसी ने इन बच्चों का मुंह खोला और मागदा ने हाइड्रोजन साइनाइड के कुछ बूंदें उनके गले में उतार दी। सिर्फ उनकी सबसे बड़ी बेटी हेल्गा ने इसका विरोध किया। एक क्षण में ही इन सब की मौत हो गई। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुनना शुरू कर चुके हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूक्रेन ने विश्व शांति की खातिर परमाणु हथियार छोड़ दिए। कुलेबा ने कहा कि उनके बाद से यूक्रेन नेटो का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन ये कभी खुला नहीं है। दमित्री कुलेबा ने ट्वीट करके लिखा कि सुरक्षा की कमी के कारण ही रूस का आक्रमण हुआ। उन्होंने कहा कि दुनिया को यूक्रेन की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो देशों से अपील करना चाहते हैं कि वो हमें कौन सी सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार हैं। ईरान और रूस जैसे देशों पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद भारत के उनसे ऊर्जा खरीदने को ले रही आलोचना पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपना पक्ष रखा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऊर्जा की खरीद में भारत अपना हित देखेगा। उन्होंने कहा कि वो ईरान जैसे खाड़ी देशों के पास हैं, जिसके पास बहुत सारा तेल है। हमारे रूस के साथ भी ऊर्जा संबंध हैं। हम उनसे कच्चा तेल खरीदते हैं, लेकिन हमारा कुल आयात 0.2% से ज्यादा नहीं है। उन्होंने सरकार का पक्ष साफ करते हुए कहा कि अगर सभी शर्तें ठीक रहीं तो हम उनसे तेल खरीदना जारी रखेंगे। कोरोना महामारी के बाद चीन से पढ़ाई छोड़कर स्वदेश लौटने वाले भारतीय छात्र छात्राओं की वापसी की चीन ने इच्छा जाहिर की है। चीन की राजधानी बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वहां लौटने को तैयार छात्र 8 मई तक गूगल फॉर्म में अपनी जरूरी सूचनाएं भरकर जमा करें। भारतीय दूतावास की ओर से ट्विटर पर जारी बयान में जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है कि इस साल 25 मार्च को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात हुई थी। इसमें चीन ने कहा था कि वो हर छात्र की जरूरत पर विचार करके भारतीय छात्रों की वापसी के लिए प्रयास करने को तैयार है। गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवाणी को जमानत मिल गई है। असम पुलिस ने पहले उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन उस मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी। उसके बाद असम पुलिस ने उन्हें महिला पुलिस पर हमला करने के मामले में फिर से गिरफ्तार किया। शुक्रवार को असम के बारपेटा जिले की स्थानीय अदालत ने इस मामले में भी उन्हें जमानत दे दी। चीन ने सफलतापूर्वक 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। देश के उत्तर पश्चिम स्थित जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से शुक्रवार को दोपहर 12:11 पर ये दोनों सैटेलाइट लॉन्च किए गए। सैटेलाइट सिवेई 01 और 02 को लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट कैरियर से इन्हें कक्षा में स्थापित किया गया। ये सैटेलाइट उद्योगों को रिमोट सेंसिंग डेटा सर्विसेज उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा ये नजर रखने, मैपिंग, पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से भी मददगार साबित होगा। साथ ही अर्बन सिक्योरिटी और डिजिटल रूरल डेवलपमेंट में भी इन सैटेलाइट से मदद मिलेगी। ये थी अब तक की बड़ी खबरें और अब आज का दिन भर कार्यक्रम। पंजाब के पटियाला में काली मंदिर के पास 2 गुटों में हिंसक झड़पें हुई। कानून और व्यवस्था की स्थिति बहाल करने के लिए वहां पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। पिछले दिनों भारत में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह
पन्नू ने कहा था कि 29 अप्रैल को डीसी कार्यालय पर खालिस्तानी झंडा फहराया जाएगा, लेकिन शिवसेना ने इसके विरोध में मार्च की घोषणा की थी। रिपोर्टों के मुताबिक पटियाला में उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब सिख संगठनों ने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, जबकि शिवसेना ने खालिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके पटियाला की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक से उन्होंने बात की और इलाके में शांति बहाल कर दी गई, लेकिन विपक्षी दलों ने पटियाला की घटना के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया कि क्या केजरीवाल पटियाला में जो हुआ उसके लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि पटियाला में हुई हिंसा के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब सरकार और पंजाब की पुलिस इस हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। पटियाला में आज दिन भर क्या कुछ हुआ, सुनिए वहां पर मौजूद हमारी सहयोगी मनप्रीत कौर से। पंजाब के जिला पटियाला में उस समय माहौल तनावपूर्ण बनता है जब दो डिफरेंट धर्मों के जथेबंदियों में आपसी झड़प होती है, आपसी लड़ाई होती है, पत्थरबाजी होती है, नंगी तलवारें चलती हैं और फायरिंग भी होती है। हालांकि पुलिस ये कह रही थी पुलिस की तरफ से फायरिंग नहीं की थी, पर यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हवाई फायर जो है पुलिस की तरफ से निकाले गए। इस समय मैं काली माता के मंदिर के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ, आप दृश्य देख सकते हैं। आपको ये बताएंगे कि आपसी ये झड़प आपस में हुई क्यों। सिख जो संगठन है वो हिंदू जथेबंदियों के मुजाहरे से काफी खफा था। हिंदू जथेबंदियों ने खालिस्तान विरोधी मार्च किया था। आपस में इस बात को लेके विवाद था, आपस में इस बात को लेके गर्मागर्मी थी। और ये भी बताऊंगी कि यहाँ तक गुरुद्वारा दुखनवारण साहिब से लेके यहाँ तक एक काफले में सिख जथेबंदियाँ हजार सिंह उनके साथ होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। जब ये झड़प शुरू होती है वो तलवारों के साथ आते हैं, अंदर से पत्थरबाजी होती है, आपस में झड़प होती है और उसके बाद काफ़ी तनाव पूरे शहर में देखने को मिलता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह सिक्योरिटी को लेके पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि माहौल जो है सुबह से लेके दोपहर तक बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लेकिन अब कह सकते हैं कि माहौल पे काबू पाने की कोशिश प्रशासन की ओर से ज़रूर की गई है। बात अगर पटियाला पुलिस के एसएसपी की जाए, नानक सिंह जो है उनका कहना रहा कि 4 पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हैं, उनके साथ साथ दोनों गुटों के एक आदमी को चोटें लगी हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे कि पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा यहाँ आए, उन्होंने माथा टेका, माथा टेकने के बाद उन्होंने सीधा निशाना पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की सरकार भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की सरकार पर साधा। उनका ये कहना रहा जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है तब से पंजाब का जो माहौल है वो ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उनका कहना है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की ओर से ये अपील की गई है कि सब जो है शांति बना के रखें और उन्होंने ये प्रण भी लिया है कि पंजाब का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने इस घटना को निंदा है और साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि जो कर्फ्यू लगा दिया गया है प्रशासन की ओर से शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू जारी रहेगा। और आपको ये भी साथ ही साथ बताएंगे कि यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर की दूरी पे फुहारा चौक, फाउंटेन चौक जिसको कहते हैं पटियाले का पड़ता है, और वहाँ पे सिख संगठन के जो है वो वहाँ पे बैठे हैं तलवारें लेके और अभी भी उनके अंदर क्रोध है। तो पटियाला में संघर्ष के बाद वहां पर तनाव का माहौल है, जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी मनप्रीत कौर। अब बात करेंगे पीके यानी कि प्रशांत किशोर, चुनावी रणनीतिकार। जब भी जहां भी जाते हैं तो खबर बनती है, लेकिन जब नहीं भी जाते हैं तो उससे भी बड़ी खबर बन जाती है। प्रशांत किशोर की पहले इसलिए चर्चा हो रही थी कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं, लेकिन अब इस पर चर्चा हो रही है कि उन्होंने कांग्रेस को ना क्यों कहा। प्रशांत किशोर बीबीसी के दिल्ली दफ्तर आए और उनसे बात की बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने। सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, समझ नहीं आया कि क्यों डिक्लाइन किया। ईएजी ग्रुप से आप संतुष्ट नहीं थे, पार्टी में जाकर संतुष्ट नहीं थे, या कोई और पद चाहिए था? नहीं, देखिए इस पूरे विषय के 2 पहलू हैं। एक तो कि जो कांग्रेस की अभी की स्थिति है उस पर जो एक असेसमेंट किया गया और उस असेसमेंट के आधार पर आगे के रास्ते क्या हो सकते हैं उस पर एक गहन चर्चा हुई।
पहली बार 2014 के बाद जहाँ तक मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर्ड तरीके से कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बैठ के उन्होंने इस चीज़ को देखा, समझा, अपनी बातें उसमें शेयर करी, मैंने भी कुछ बात बताई होंगी और उसको लेकर एक पूरी तरह से सहमति आपस में बनी। तो जहाँ तक वो पहलू है उसमें बिल्कुल सहमति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसका दूसरा पहलू ये है कि मुझे कांग्रेस में शामिल होकर उस कार्यक्रम को करने या उस ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट करने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन या मेरी कोई भागीदारी होगी या नहीं होगी, उसको लेकर कांग्रेस ने ज़रूर इनवाइट किया कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूं और उन्होंने उसकी एक परिकल्पना करी है EAG की, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की, जिसके मेंबर के तौर पे आप इस पूरी ब्लूप्रिंट को एग्जीक्यूट करने में अपनी भागीदारी दे सकते थे। दूसरी बात को लेके मेरे मन में थोड़ा संशय रहा है क्योंकि EAG जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, एक कांग्रेस प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई हुई एक बॉडी होगी। उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटरी जिसको कहते हैं वो मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं समझ में आया। दरअसल ये जो इंटरव्यू है प्रशांत किशोर का, ये बड़ा लंबा इंटरव्यू है जिसे हम आपको यहाँ पर पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं। इसे आप BBC हिंदी के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू जब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो सरोज सिंह ने प्रशांत किशोर से सवालों की झड़ी लगा दी। बहुत संक्षिप्त सवाल होंगे जिस पे 3 विकल्प मैं दूंगी, आप इसे रैपिड फायर राउंड टाइप कह सकते हैं। अगर कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर आपकी पहली पसंद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी? सोनिया गांधी। प्रशांत किशोर के करियर का सबसे हाई पॉइंट 2014 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाना, 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जीत दिलाना, 2017 में आम आदमी पार्टी को पंजाब में रोकना। ये ऑप्शन ही नहीं था। जेडीयू में प्रशांत किशोर की एंट्री के लिए कौन जिम्मेदार? अमित शाह, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर। आप अमित शाह डिनाई कर रहे हैं। 2024 में वर्तमान स्थिति में कौन जीत रहा है? बीजेपी, कांग्रेस या अन्य? पता नहीं है। आप अभी बीजेपी को नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब? मैं कह रहा हूं मुझे पता नहीं है। 2024 लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर भारत की राजनीति में किस भूमिका में होंगे? चुनावी रणनीतिकार, एक नेता, नई पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर? पॉलिटिशियन के तौर पे होंगे। कहाँ होंगे, किस फॉर्म में होंगे, ये नहीं पता है। बीजेपी की नई पीढ़ी में सबसे प्रॉमिसिंग नेता आपको कौन नजर आते हैं? योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी, हेमंत विश्व शर्मा या अनुराग ठाकुर? इट्स बियॉन्ड माय पे ग्रेड। नई पीढ़ी में विपक्ष के सबसे प्रॉमिसिंग नेता? तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सचिन पायलट, आदित्य ठाकरे, जगन मोहन रेड्डी? मैंने आपको पहले कहा दीज आर बियॉन्ड माय पे ग्रेड टू से हु इज बेटर देन अदर्स। वर्तमान में भारत का एक नेता जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता हो? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार? नीतीश जी से मैं पहले प्रभावित था। नीतीश जी के साथ मेरा, उनसे मैं प्रभावित रहा हूँ। आज के जो नीतीश कुमार हैं, संभव है कि उससे वो बात सही न हो, लेकिन अगर वो मैं प्रभावित नहीं होता तो पार्टी ज्वाइन नहीं करता। एक ही पार्टी मैंने ज्वाइन की है, वो जदयू है, उसके नेता नीतीश कुमार थे। तो आप ये मान सकते हैं कि एक दौर में मैं नीतीश कुमार से प्रभावित था और है में बहुत फर्क है। मैं वही कह सकता हूँ। अभी अगर होता तो अभी में जितनी लिस्ट में नाम दिया अमित शाह, नरेंद्र, अगर किसी ऐसे नेता से मैं प्रभावित होता तो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता। तो इसका मतलब राहुल गांधी से प्रभावित है इसलिए ज्वाइन करना चाह रहे थे? मैंने आपने रैपिड फायर क्वेश्चन रखा, अब उसका फॉर्मेट आप बदल के नहीं, ठीक है, उसमें हम आगे नहीं जाएंगे। 2 और सवाल लास्ट के मेरे बच गए। प्रशांत किशोर अब आगे यहाँ से कहाँ देखते हैं अपने आप को? कांग्रेस के दरवाजे हमेशा बंद हो गए? मैंने जब 2 मई 2021 को बंगाल के रिजल्ट आए थे तो मैंने कहा था कि 1 साल मैं रुक के आगे क्या करना है उस पर सोच विचार करके निर्णय लूंगा। वो 2 तारीख अभी 2-3 दिन में हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आई वुड बी एबल टू टेल पब्लिकली कि भाई मैं आगे क्या करूंगा। तो नई पार्टी बना रहे हैं? अब मैं जो कुछ भी करूंगा मैं आपको 2 दिन में बताऊंगा। प्रशांत किशोर से सवाल जवाब कर रही थी BBC संवाददाता सरोज सिंह। और यहीं पर आपको बता दें कि ये इंटरव्यू लगभग आधे घंटे का है और इस इंटरव्यू को आप BBC के YouTube चैनल पर आप देख सकते हैं ताकि आप विस्तार से जान पाएं कि सवाल क्या हैं और प्रशांत किशोर उनका क्या जवाब दे रहे हैं। भारत इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ पर तमाम जगहों पर, कई जगहों पर तापमान 46 डिग्री 45 डिग्री का पारा छू रहा है। जैसलमेर से सुनिए दिव्या आर्य को। गर्म रेतीली हवा वाले इस थार रेगिस्तान में गर्मी का एहसास कुछ अलग ही है।
हम हैं थार रेगिस्तान के बीच में जैसलमेर शहर में, जो वैसे तो अपने खूबसूरत किलों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस वक्त अपनी गर्मी के लिए सुर्खियों में है। यहाँ पर जून के महीने में तापमान 50 डिग्री के पार चला जाता है, लेकिन इस बार गर्मी पहले ही आ गई है और तापमान अभी से ही ऊंचाई छू रहा है। आज मौसम विभाग ने 75 ऐसे शहरों की लिस्ट जारी की है, जिनमें जैसलमेर भी शामिल है, जहाँ जो तापमान है वो 43 डिग्रीज या उससे ऊपर है, जो कि इस वक्त साल के इस वक्त के लिए बहुत ज़्यादा है। कई राज्यों ने, ये सब राज्य नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में हैं, इनमें से कई राज्यों ने अपने यहाँ स्कूल बंद किए हैं गर्मी को देखते हुए, और कई राज्यों में जैसे राजस्थान में बिजली की कटौती की घोषणा की गई है। यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें 4 घंटे के लिए बिजली रोज़ काटी जाएगी, और साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी 4 घंटे के लिए बिजली रोज़ काटी जाएगी, जो एक बड़ी समस्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी गर्मियों में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पर बिजली के ज़रिए ही पानी पंप करके पहुँचता है। कई जगह हमने देखा औरतें कई बार दिन में बार चक्कर लगाती हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कुएं हैं या जो ओपन वेल्स हैं, वहाँ से घर पानी लेके जाती हैं, सर पर लेकर जाती हैं। गर्मी से बचने के लिए तो सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप बाहर ना निकलें, पर अगर उन महिलाओं की तरह या और लोगों की तरह जो कामगार हैं बाहर निकलना ज़रूरी है, तो ये कहा गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को सूती कपड़े से ढक कर रखें। मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह की जो सिवियर हीट वेव है अभी अगले 4 दिन तक जारी रहेगी, और उसके बाद भी कितनी राहत मिलेगी ये इस बात से तय होगा कि कितनी बारिश होती है। देबलिन रॉय के साथ दिव्या आर्य, BBC जैसलमेर। और अब कार्यक्रम में वक्त है विवेचना का। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के मरते ही उनके अधिकतर नज़दीकी लोगों ने आत्महत्या करनी शुरू कर दी। जोसेफ गोएबल्स और उनकी पत्नी माग्दा ने अपने 6 बच्चों को जहर देकर खुद आत्महत्या कर ली। रेहान फजल से सुनिए पूरी कहानी आज की विवेचना में। हिटलर की मौत की खबर उनके देशवासियों को उनकी मौत के एक दिन बाद 1 मई की रात 10:26 पर दी गई थी। खबर में बताया गया था कि हिटलर आज दोपहर राइक चांसलरी में सोवियत सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सोवियत सैनिकों का मुकाबला किया। अभी 30 अप्रैल 1945 को चांसलरी के बगीचे में हिटलर का शव पूरी तरह से जला भी नहीं था कि उनके साथियों ने बिल्कुल नजदीक आ चुकी सोवियत सेना से संपर्क साधने के प्रयास शुरू कर दिए थे। उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि के तौर पर जनरल क्रेप्स को सोवियत सेना के सेनापति मार्शल ज़ुकोव से मिलने भेजा। इयान कर्शा हिटलर की जीवनी में लिखते हैं, जनरल क्रेप्स को भेजने का फायदा ये था कि वो पहले मॉस्को में जर्मनी के सैनिक अटैचे के रूप में काम कर चुके थे और रूसी भाषा बोलना जानते थे। क्रेप्स रात में 10 बजे गोबेल्स और बोरमान का पत्र और सफेद झंडा लेकर सोवियत खेमे की तरफ रवाना हुए। सुबह 6 बजे वापस लौटकर उन्होंने सूचना दी कि सोवियत सेना बिना शर्त आत्मसमर्पण पर जोर दे रही है और वो ये भी चाहती है कि हम 1 मई को दोपहर 4 बजे तक इस बारे में अपनी मंशा उन्हें बता दें। ये सुनते ही गोबेल्स और उनके दूसरे साथियों के मुंह लटक गए और हर कोई अपनी जान बचाने की जुगत में लग गया। लेकिन हिटलर के नजदीकी गोबेल्स ने पहले ही तय कर लिया था कि वो भी हिटलर की तरह अपनी जान देंगे। इससे एक दिन पहले यानी 30 अप्रैल को हिटलर के आत्महत्या करने के बाद गोबेल्स की पत्नी माग्दा गोबेल्स ने अपनी पहली शादी से पैदा हुए पुत्र को पत्र भेजकर बता दिया था कि वो अपने पति और 6 बच्चों के साथ आत्महत्या करने जा रही है। 1 मई की शाम डॉक्टर हेलमट गुस्ताफ कुंस ने गोबेल्स के 4 से 12 वर्ष के बीच के 6 बच्चों हेल्गा, हिल्डा, हेलमट, होल्डे, हेडा और हीडे को मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया ताकि उन्हें नींद आ जाए। जोकिम फेस्ट अपनी किताब इनसाइड हिटलर्स बंकर में लिखते हैं, इसके बाद हिटलर के निजी चिकित्सक लुडविग स्टम्पफेगर की उपस्थिति में किसी ने इन बच्चों का मुंह खोला और माग्दा ने हाइड्रोजन साइनाइड की कुछ बूंदें उनके गले में उतार दी। सिर्फ उनकी सबसे बड़ी बेटी हेल्गा ने इसका विरोध किया। इस 12 साल की लड़की के शरीर पर लगी खरोंचों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने इस तरह जहर पिलाए जाने का विरोध किया था। एक क्षण में ही इन सब की मौत हो गई। इसके बाद जब माग्दा गोबेल्स अपने बंकर पहुंची तो उनके पति उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उनसे सिर्फ 3 शब्द कहे, काम हो गया। इसके बाद वो सुबक सुबक कर रोने लगी।
रात 8:30 बजे गोबल्स ने अचानक बिना कुछ कहे अपनी टोपी और ग्लव्स पहने। वो और उनकी पत्नी बंकर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। माग्दा ने 3 दिन पहले उन्हें हिटलर का दिया पार्टी का गोल्डन बैज पहन रखा था। सीढ़ी चढ़ते हुए गोबल्स ने अपने टेलीफोन ऑपरेटर रोहस मिश से कहा, अब आपकी जरूरत नहीं है। रिचर्ड जे एवांस अपनी किताब थर्ड राइक एट वॉर में लिखते हैं, बंकर से बाहर निकलने से पहले गोबल्स दंपत्ति थोड़ा ठिठके, फिर उन्होंने साइनाइड के कैप्सूल को चबा लिया। कुछ ही सेकंड में उनकी मौत हो गई। एसएस के एक सैनिक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी मौत हो गई है, उनके शरीर पर 2-2 बार गोलियां चलाई। इसके बाद उनके शवों को आग लगा दी गई। हिटलर और इवा ब्राउन को जलाने के बाद बहुत कम पेट्रोल बचा था, इसलिए गोएबल्स और माग्दा का शव पूरी तरह नहीं जल पाया। और जब अगले दिन सोवियत सैनिक चांसलरी पहुंचे तो उन्होंने बहुत आसानी से उनके शवों को पहचान लिया। जब सोवियत सैनिक राइक चांसलरी में घुसे तो उन्होंने जनरल बर्गडॉर्फ और जनरल क्रेप्स को एक मेज पर बैठे पाया। उनके सामने शराब की आधी खाली बोतलें पड़ी हुई थी और वो जीवित नहीं थे। इससे पहले बंकर में मौजूद सभी महत्वपूर्ण फाइलों को जला दिया गया। एसएस के सैनिकों ने कहीं से और पेट्रोल का जुगाड़ किया और हिटलर की स्टडी में आग लगा दी। लेकिन चूंकि वेंटिलेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया था, इसलिए आग ज्यादा नहीं फैल सकी और सिर्फ कमरे का फर्नीचर ही जल पाया। रात 11 बजे के आसपास बंकर में रह रहे बाकी लोग बाहर निकलकर किसी तरह भूमिगत रेलवे स्टेशन फ्रीडरिच स्ट्रॉस तक पहुंचने में सफल हो गए। उनके चारों तरफ तबाही मची हुई थी और हर जगह सोवियत गोले गिर रहे थे। ईसान कर्शा हिटलर की जीवनी में लिखते हैं, हिटलर के 2 और साथी बोरमान और स्टम्पफेगर किसी तरह इनवैलिड स्ट्रासे तक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने वहां रेड आर्मी को देखा तो उन्होंने भी गिरफ्तारी से बचने के लिए जहर खा लिया। हिटलर की तरह उनके कई साथियों को भी डर था कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, उनकी सार्वजनिक रूप से निंदा की जाएगी और उनके शवों का अपमान किया जाएगा। जब हिटलर के एक और साथी हरमान गोरिंग के बावारिया स्थित निवास पर 9 मई 1945 को अमेरिकी सैनिक घुसे तो उन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। रिचर्ड जे इवांस लिखते हैं, उन्हें ये खुशफहमी थी कि अमेरिकी उन्हें एक हारे हुए शासक का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानेंगे और उनका इस्तेमाल आत्मसमर्पण की शर्तों पर बातचीत करने के लिए किया जाएगा। अमेरिकी कमांडर ने उनसे हाथ मिलाया और उन्हें खाने के लिए सामान भी दिया। जब अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर को इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत गोरिंग को जेल भिजवाने का हुक्म दिया। नशीली दवाओं की उनकी लत पर रोक लगा दी गई और उनसे पूछताछ की जाने लगी। गोरिंग को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, इसलिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। गोरिंग ने अनुरोध किया कि उनको फांसी देने के बजाय फायरिंग स्क्वाड से मारा जाए। जब उनका ये अनुरोध ठुकरा दिया गया तो उन्होंने एक गार्ड की मदद से जहरीला कैप्सूल हासिल किया और 15 अक्टूबर 1946 को खुदकुशी कर ली। हेनरिक हिमलर का भी यही हश्र हुआ। उन्होंने किसी तरह एल्बी नदी तो पार कर ली, लेकिन वो ब्रिटिश सैनिकों के हत्थे चढ़ गए। हिमलर उस समय बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थे। जब उन्हें लग गया कि उनका खेल खत्म होने वाला है तो उन्होंने आंखों पर लगा पैच उतारकर चश्मा पहन लिया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से जहर की एक छोटी कुप्पी मिली। इसके बावजूद ब्रिटिश अधिकारी ने उनके मेडिकल चेकअप के आदेश दिए। रिचर्ड जे एवांस लिखते हैं, जब डॉक्टर ने हिमलर को मुंह खोलने का आदेश दिया तो उसे उनके दांतों के बीच एक काली चीज दिखाई दी। जब उसने रोशनी की तरफ उनका सिर घुमाया तो हिमलर ने तेजी से दांत चलाकर उस काली चीज को काट लिया। उन्होंने ग्लास साइनाइड कैप्सूल को काटा था। उनको मरने में कुछ ही सेकंड का समय लगा। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 44 साल थी। बाद में उनका अनुसरण करते हुए दूसरे एसएस अधिकारी ओदिलो ग्लोबॉकनिक ने भी जहर खाया और अर्न्स्ट ग्राविट्स ने खुद को और अपने परिवार को हैंड ग्रेनेड से उड़ा लिया। हिटलर के खासम खास सैनिक अधिकारी फील्ड मार्शल वॉल्टर मॉडल ने हथियार डालने की शर्म से बचने के लिए डसेल्डॉर्फ के पास जंगलों में अपने आप को गोली मार दी। रुडोल्फ हेस को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल एकाकी जेल में बिताए।
वर्ष 1987 में 93 साल की उम्र में उन्होंने जेल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्रिस्टियन गोएस्चेल ने अपनी किताब सुसाइड एट द एंड ऑफ द थर्ड राइक में लिखा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बर्लिन में मार्च में 238 आत्महत्याएं हुई थीं, जो अप्रैल में बढ़कर 3881 हो गईं। अधिकतर खुदकुशी नोट्स में वर्तमान परिस्थितियों और सोवियत हमले के डर को इनका कारण बताया गया था। अधिकतर अभिभावकों ने अपने बच्चों की हत्या करने के बाद अपनी जान ली। जर्मन लेबर फ्रंट के प्रमुख रॉबर्ट ले को अमेरिकी सैनिकों ने तिरोल की पहाड़ियों पर पकड़ा। उसने भी 24 अक्टूबर 1945 को नूरेम्बर्ग में एक जेल शौचालय में अपने ही हाथों से अपना गला घोट लिया। पूर्व विदेश मंत्री जोआकिम रिबेनट्रॉप और हिटलर के प्रमुख सैनिक सलाहकार अल्फ्रेड जोडी को 16 अक्टूबर 1946 को गोली से उड़ा दिया गया। बहुत कम लोगों ने उनकी मौत पर दुख मनाया। एक और युद्ध अपराधी अडोल्फ आइशमैन नकली पहचान पत्रों की मदद से भूमिगत होने में सफल हो गया। वो अर्जेंटीना पहुंच गया, जहां जुआन पेरो की सरकार कई नाज़ी और एसएस सैनिकों को शरण दे रही थी। एक जर्मन यहूदी फ्रिट्ज बायर द्वारा उनके रहने की जगह ढूंढ निकालने के बाद इसराइल के जासूसों ने मई 1960 में आइशमैन को अर्जेंटीना से अगवा कर लिया। उसे यरूशलेम लाकर नरसंहार का मुकदमा चलाया गया। उसको फांसी की सजा सुनाई गई और 31 मई 1962 को उसे फांसी पर लटका दिया गया। हिटलर की मौत के बाद लड़ाई रोकने का आदेश जारी होने के बावजूद बर्लिन के कुछ हिस्सों में 2 मई और उसके अगले दिन भी लड़ाई जारी रही। 2 मई को बंकर में रह गए चीफ इंजीनियर जोहानेस हेंशेल को बंकर से जुड़ी सुरंग से कुछ महिलाओं की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि रूसी वर्दी में 12 महिलाएं सुरंग से बाहर निकली। वो रेड आर्मी की मेडिकल कोर यूनिट की सदस्य थी। जोरकिम फेस्ट अपनी किताब इनसाइड हिटलर्स बंकर में लिखते हैं, उन महिलाओं की नेता ने हेंशेल से फर्राटेदार जर्मन में पूछा, हिटलर कहाँ है? उनका अगला सवाल हिटलर की पत्नी के बारे में था। उन्होंने हेंशेल से कहा कि वो उन्हें ईवा ब्राउन के कमरे तक ले जाएं। वहां पहुंचकर उन महिलाओं ने ब्राउन की वार्डरोब खोली और वहां जो कुछ भी इस्तेमाल करने लायक था अपने साथ लाए थैलों में भर लिया। जब वो कमरे से बाहर निकली तो उनकी बाँछें खिली हुई थीं और उनके हाथों में ईवा ब्राउन के अंडरगारमेंट्स थे। जब 2 मई 1945 को जर्मन कमांडरों ने बर्लिन में अपने सैनिकों से हथियार डालने के लिए कहा, तो उन्होंने उसे ये कहकर सही ठहराया कि हिटलर ने अपने आप को मारकर उनको अपने हाल पर छोड़ दिया है। हेनरिक ब्रेलोयर ने अपनी किताब गेहाइम उमवेट में लिखा, हिटलर के मरने पर जर्मनी में दुख मनाने के दृश्य नहीं देखे गए। 8 साल बाद रूसी जिस तरह से स्टालिन के मरने पर रोए थे, उस तरह कोई भी जर्मन रोता हुआ नहीं दिखाई दिया। सिर्फ कुछ स्कूलों में सुबह की प्रार्थना के वक्त हिटलर की मौत की घोषणा के बाद कुछ छात्रों की आंखों में आंसू जरूर देखे गए। मानव इतिहास में इससे पहले किसी बर्बादी को इस तरह एक व्यक्ति के साथ जोड़कर नहीं देखा गया। हिटलर ने इस युद्ध की शुरुआत की थी जिसने 5 करोड़ लोगों के प्राण ले लिए। अकेले बर्लिन को जीतने के लिए सोवियत संघ ने अपने 3 लाख सैनिक गंवाए। करीब 40,000 जर्मन सैनिक भी मारे गए और 5 लाख जर्मन सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया। 2 मई 1945 को 3 बजे सोवियत सैनिक राइक चांसलरी में घुसे। उन्हें किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। हिटलर के बंकर में सबसे पहले घुसने वाले सोवियत सैनिक थे लेफ्टिनेंट इवान क्लिमेंको। उन्हें उनकी बहादुरी के लिए हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली। हीरालाल राय टिप्पणी कर रहे हैं कि इतिहास के छात्रों के लिए लाभप्रद जानकारी दी जा रही है। मदन लाल लिख रहे हैं कि आज की विवेचना बहुत ही शानदार है। तपेंद्र राम लिख रहे हैं कि यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की जो तैयारी करते हैं उनके लिए विवेचना बहुत महत्वपूर्ण है। जयवीर सिंह परिवर्तनवादी, सिर्फ हिटलर के अंधभक्त ही रोए होंगे, ये एक टिप्पणी है। उसके अलावा सुरेंद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि रेहान की आज की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। डी के परमार टिप्पणी कर रहे हैं कि हिटलर की एक पिस्टल भारत
हैरत अंगेज तरीके से भारत में पहुंच गई। बहुत सारी टिप्पणियां हैं मेरे पास, लेकिन दिन भर का अब ये अंक मुझे यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। आज इस प्रोग्राम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। कल जब आपसे मुलाकात होगी तब आप होंगे, हम होंगे और कार्यक्रम होगा BBC इंडिया बोल। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि दिन भर का ये अंक पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध है, जिसे आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। फिलहाल विदा दें, नमस्कार।